अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान। और दोस्तों दुआ गो हूं कि आप दुनिया भर में जहां कहीं पर भी हैं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे और आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। दोस्तों राइट नाउ सबसे बड़ी खबर जो है ये हैब्रियो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इसराइल का अपना मीडिया है वो ये रिपोर्ट कर रहा है। और पहली दफा है जब से तकरीबन 200 डेज हो गए हैं तब से लेकर अब तक पहली दफा है कि हैब्रियो मीडिया ने ये खुद एक्सेप्ट किया है कि ऐसा लगता है कि इसराइल की आयरन डोम नैप में चली गई है, जैसे कैलूला कर रही है, जैसे आराम फरमा रही है, क्योंकि इस वक्त उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। और उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं नजर आ रहा? दो वाकयात हुए हैं। नंबर एक, हिजबुल्लाह ने ये दोनों हमले किए हैं और हिजबुल्लाह का जो लास्ट वीक का हमला था, लास्ट वीक में उसने आयरन डोम को शदीद नुकसान पहुंचाया था नार्दर्न इसराइल में, जहां पर मकबूजा फलस्तीन का जो इलाका है वहां पर। और आज हिजबुल्लाह ने एक बहुत बड़ा हमला करते हुए टायूशा रॉकेट्स इस्तेमाल किए हैं सफद शहर के ऊपर। और सफद शहर में ऐसे लग रहा था जैसे रॉकेटों की बरसात हो रही है। कम से कम भी 50 रॉकेट बरसाए गए हैं, लेकिन यहां पर कहीं पर भी आयरन डोम नजर नहीं आए। एक भी रॉकेट इंटरसेप्ट करने में नाकाम हुई है या एक्टिवेट ही नहीं हुए। तो दिस इज ए बिग फेलियर और ये हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी जीत है और इसराइल के लिए ये बहुत खतरे का पैगाम है। अगर इसी तरह मजीद आयरन डोम कहीं पर हमला करके, यानी किसी एक, क्योंकि एक आयरन डोम बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, और अगर आयरन डोम का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर बहुत बड़ा इसराइल का नुकसान होने वाला है। दोस्तों दूसरा हमला, हिजबुल्लाह ने एक और बड़ा हमला किया है और ये हमला किया है 3rd इन्फेंट्री ब्रिगेड 91st डिवीजन एन जैटम बेस है, जो कि नार्दर्न मकबूजा फलस्तीन का इलाका है। वंस अगेन ये भी ज़ियोनिस्ट मीडिया, हैब्रियो मीडिया ये चीज रिपोर्ट कर रहा है कि यहां पर भी रॉकेटों की बरसात हुई है। यहां पर भी हिजबुल्लाह ने बहुत बड़े पैमाने पर हमले किए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। इसके अलावा एक और हमला किया है हिजबुल्लाह ने, हाइफा का एक इलाका है अक्का, AKKA अक्का, वहां पर हमला किया और वहां पर 35 रॉकेट्स बरसाए हैं। तो दोस्तों राइट नाउ इस वक्त ये सूरत हाल चल रही है और इसी के बीच में एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो खबर है कि ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर जावेद करीमी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है, बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। इससे पहले आपके साथ मैंने वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की रिपोर्ट रखी थी, जिनके मुताबिक उन्होंने कहा था कि ईरान जो है मई के अंदर अपना एटमी हथियार बना सकता है। और अब जावेद करीमी साहब जो है ये कह सकते हैं कि हमने तमाम की तमाम मुकम्मल तैयारी हमने कर ली है और हम 1 हफ्ते के नोटिस पर हम एटमी धमाका कर सकते हैं, हम एटम बम बना सकते हैं। और अगली खबर दोस्तों आपको बताऊंगा पड़ोसी मुल्क भारत से। भारत में इस वक्त चुनाव है, भारत में इस वक्त इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन से पहले मोदी सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी, उसके अंदर जो एक सोया हुआ मुसलमानों के खिलाफ जो कीड़ा है वो जाग जाता है। और राइट नो उसने एक तकरीर की है। इस तकरीर ये इतनी ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ थी कि कांग्रेस के जो उनकी मुखालिफ पार्टी है कांग्रेस, उसके जो रहनुमा है, उसके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दिया इलेक्शन कमीशन में कि ये इसने यानी नरेंद्र मोदी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और इसमें एक अकलियत यानी मुसलमानों के खिलाफ इसने बयानबाजी की है। बयानबाजी क्या की है, जरा बयानबाजी के मुताबिक आपको बता दूं। बेसिकली मोदी का एक इल्जाम था कि कांग्रेस ने, और ये इल्जाम जो स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं, जो कांग्रेस के जो अरकान है वो बता रहे हैं कि ये एक गलत इल्जाम है कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा। मोदी का इल्जाम है कि कांग्रेस ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है और अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो वो इस हक को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा पैसा, इंडियन जो पैसा है, इंडियन गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी पे मुसलमानों को देगी। अब नरेंद्र मोदी ने इस इल्जाम को दोहराकर उन्होंने कहा है कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आप कांग्रेस को वोट दें ताकि कांग्रेस हिंदुस्तान का पैसा, इंडिया का पैसा जो है वो
उन लोगों को दे जो कि इन्फिल्ट्रेटर हैं, जो दरअंदाजी करने वाले हैं, जो घुस बैठी हैं, जो कब्जा करके बैठे हुए हिंदुस्तान पर, क्योंकि इसमें कोई हकीकत नहीं है कब्जा मुसलमानों ने कब्जा कहां पर करना है। तो सेकंड उन्होंने कहा है कि क्या आप लोग ये चाहते हैं कि आपका पैसा कांग्रेस पार्टी इन्फिल्ट्रेटर्स को दे दे। पहला वर्ड जो गलत यूज किया वो उन्होंने मुसलमानों के लिए इन्फिल्ट्रेटर्स का यूज किया, और दूसरा जो वर्ड है वो यूज किया बेबी प्रोड्यूसर्स, के आप उनको देंगे जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जो कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये मोदी का कहना है। अब कांग्रेस के, अब यहां पर मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जो नरेंद्र मोदी हैं ये पैदा हुए 1950 में गालबन, और 17 सितंबर 1950 को इनकी पैदाइश ही। और ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, तो मोदी जी जो हैं ये मतलब 6 बहन भाई हैं खुद, और ये किस मुंह से इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, मुसलमान जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। बहरहाल एनीवेज किस्सा मुख्तसर ये है कि जब भी इलेक्शन का मौका आता है तो मोदी जी जो है उनके अंदर एक कीड़ा जाग जाता है जो मुसलमानों के खिलाफ है। एनीवेज इसके अलावा पाकिस्तान से न्यूज शामिल करूंगा कि पाकिस्तान की जो 11th एवेन्यू है, ईरान के जो सदर है ना उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, और पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर बड़ा वाज़े पैगाम दिया। जो रईसी हैं उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा बड़ा करीब है, हम पाकिस्तान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा है वो हम बड़ी जल्दी उसके ऊपर काम शुरू करने वाले हैं। मजीद कंपनी से बात हो रही है तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और सेकंड जो है, पाकिस्तान ने खैर सगाली के तौर पर इस्लामाबाद की जो 11th एवेन्यू है उसको ईरान एवेन्यू का नाम दे दिया है। और इस खबर से दोस्तों मिर्चें तो लगेंगी, और मिर्चें कहां पर लगेंगी? अमेरिका के अंदर। तो जो आप समझ गए हैं वो भी सही है। इसके अलावा दोस्तों आपके साथ मैं खबर शेयर करूंगा, नेतन्याहू का एक दोस्त है जिसका नाम है एयाल मैगड, और ये बेसिकली एक राइटर है और बहुत बड़ा शायर भी है इसराइल के साथ इसका ताल्लुक है, और ये नेतन्याहू का बड़ा क्लोज फ्रेंड है। तो इसने नेतन्याहू पर तनकीद करते हुए अपना एक मुकम्मल कॉलम लिखा है और कहा है कि नेतन्याहू जो है वो इस वक्त इसराइल को मुकम्मल तौर पर तबाह कर चुका है और मजीद तबाही की तरफ इसराइल को लेकर जा रहा है। और इसराइल ने इस वक्त फैसला कर लिया है कि वो रफा के अंदर घुसेगा। रफा के अंदर घुसने का उसका प्लान बिल्कुल फाइनल हो चुका है। इस हवाले से जो अंदरूनी खबरें हैं दोस्तों वो ये हैं कि मिस्र के साथ इसकी बातचीत हो गई है, और मिस्र के साथ, ना सिर्फ मिस्र के साथ बल्कि UAE के साथ भी बातचीत हो गई है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो रफा के अंदर 15-16 लाख लोग मौजूद हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करना है, उनको वहां से निकालना है, सिविलियन को निकालना है। और सिविलियन को निकालने का एक बहाना है, अदरवाइज इसराइल को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो सिविलियन को मारता है या नहीं मारता। बहरहाल इस वक्त अमेरिका के अंदर जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहां पर बड़े शदीद हंगामे चल रहे हैं। पुलिस, अमेरिकन पुलिस वहां से धड़ाधड़ जो प्रो पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस है वहां पर उनको धड़ाधड़ गिरफ्तार कर रही है। और बात यहां पर एक यूनिवर्सिटी तक नहीं रुकी, पूरे मुल्क के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से प्रो पैलेस्टीनियन जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा न्यूयॉर्क जो यूनिवर्सिटी है वहां पर भी ये मुजाहरे हुए हैं। और जो अभी खबरें आ रही हैं सामने उनके मुताबिक जो वहां के टीचर्स हैं और जो एडमिन स्टाफ है वो भी इन मुजाहिरों में स्टूडेंट्स के साथ, प्रो पैलेस्टीनियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शामिल हो चुका है। और जो पुलिस है वहां पर वो बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां कर रही है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जितनी भी ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं वो सब के सब ज़ियोनिस्टों के ज़ेरे एहतमाम है। और ज़ियोनिस्टों के यानी सेहूनियों के ज़ेरे एहतमाम जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से अगर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं तो वहां के इसका मतलब है कि वहां पर उनका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। और ये चीज़ उनके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि वो वहां से यानी यूनिवर्सिटीज जो है वहां से इनके खिलाफ मुजाहरे शुरू हों। और दोस्तों अगली खबर जो है ये मैं आपके साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल की शेयर करने लगा हूं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहली दफा तहलका खेज इंकशाफ किया है और कहा है कि जब ईरान ने हमला किया इसराइल के ऊपर तो तब व्हाइट हाउस के अंदर क्या नजारा था, वहां पर क्या चल रहा था। वहां पर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट थे, हर कोई शॉक था, हर कोई हैरान था कि ये क्या हो गया। ईरान ने कितना बड़ा हमला कर दिया है जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था। ये तो एक्सपेक्टेड था कि ईरान हमला करेगा, ये काफी दिनों से जो अमेरिकन जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स थी, लेकिन कितना बड़ा हमला था।
उनके ख्याल में बड़े से बड़ा हमला भी था तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे सिर्फ 50 मिसाइल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये वाला हमला देखकर तो उनके हाथों के तोते उड़ गए और वहां पर एक अजीब, हर कोई ऐसे जैसे फ्रीज, बिल्कुल स्टन बैठा हुआ था। और उनकी कैफियत ऐसी थी कि एक अजीब सी कैफियत उनमें मतलब पाई जाती थी, क्योंकि वहां पर वो इतना बड़ा हमला ईरान से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। और दोस्तों, जो दो इस्राएली फौज के जो बड़े काबुल जो उनके कमांडर्स हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा उन्होंने किस चीज पर दिया है? पहला जो एक जनरल है इस्राएली फौज के, जिनका नाम यहूदा फाक्स है, उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि वो जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ उसकी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करते हैं और इस्तीफा देते हैं। दूसरा जो सीनियर कमांडर है इंटेलिजेंस से इनका ताल्लुक है, इनका नाम आरून हलेवा है, इन्होंने इस्तीफा दिया और उन्होंने भी कहा कि 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ वो उनकी नाकामी है और वो उस पर इस्तीफा देते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हालात जो हैं वो मजीद खराब होने की तवक्को है, क्योंकि दुनिया भर के हालात की मैं बात कर रहा हूँ और दुनिया बड़ी तेजी के साथ वर्ल्ड वार 3 की तरफ जा रही है। क्योंकि राइट नो जो खबरें, कल मैंने आपके साथ खबर शेयर की थी कि फ्रांस के ट्रूप जो हैं वो ओडिशा यानी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। और आज एक और खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और वो खबर ये है कि रोमानिया के रास्ते से ओडिशा के अंदर यानी यूक्रेन के अंदर अमेरिकन जो फौजी हैं वो भी पहुंच गए हैं। और रूस ने कहा है कि हमें ये सारे कुछ पता है, हमारे इल्म में है कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, तो इसलिए हम इसके खिलाफ क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, ये भी हम जानते हैं। तो दोस्तों, ये हालात हैं इस वक्त। रूस और अमेरिका और इसमें फ्रांस इस वक्त जंग में मुकम्मल तौर पर कूद चुका है। अब ये तीनों जो बड़ी सुपर पावर्स हैं दुनिया की, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ चुके हैं, जहां पर एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ फ्रांस और अमेरिका इकट्ठे हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर। नेटो ऑलरेडी उनके साथ है। अब देखना यह है कि रूस के साथ चाइना कब शामिल होता है और कब जो है वहां पर फिजिकली अपनी अपीयरेंस जाहिर करता है। इसके अलावा दोस्तों, रशिया और चाइना ने की जो तिजारत है, उन्होंने तकरीबन डॉलर का, यानी इनकी जो आपस में तिजारत है, ये बहुत बड़ा हजम है जिसमें ये तिजारत करते हैं और इन्होंने डॉलर का मुकम्मल तौर पर सफाया कर दिया है। डॉलर के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अगर रशिया और चाइना दोनों अपनी अपनी करेंसीज में अगर तिजारत करना शुरू कर देते हैं और डॉलर को बिल्कुल साइड ऑन कर देते हैं, अब तीसरा जो झटका लगने वाला है वो है सऊदी अरेबिया की तरफ से, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी बहुत अरसे से पर तोल रहा है कि वो ब्रिक्स में अपनी अपीयरेंस मुकम्मल तौर पर कर दे। और जिस दिन ये जो तिजारत है ना, ऑयल की तिजारत है, तेल की तिजारत है, जिस दिन ये तिजारत डॉलर से दिरहम में, रूबल में या चाइनीज करेंसी में आ गई, उस दिन से अमेरिका का मुकम्मल तौर पर डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा, तजावीज जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलिएगा।